सो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने कंसिडरेशन का मीनिंग किया था कल। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन है और इसमें हमने क्या किया था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक, जब प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक जो प्रोमिसी है, द प्रोमिसी हैज डन और abstained from doing, कुछ किया कर रखा हो या कुछ करने से परहेज किया हो और does और abstains from doing, कुछ करे या कुछ करने से परहेज करे या फिर promise to do और abstain from doing, या फिर कुछ करने का या कुछ परहेज करने का वादा करे, तो ऐसे एक्ट को या ऐसे परहेज को इज कॉल्ड कंसिडरेशन, आप कहते हैं कंसिडरेशन। कल किया था ये, जब प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक जो प्रोमिसी है वो कोई कार्य करे, वो कोई कार्य कर चुका हो या किसी कार्य को करने से उसने परहेज किया हो, या कोई कार्य करे या करने से परहेज करे, या फिर कोई कार्य करने या कार्य ना करने के लिए प्रॉमिस करे, तो ऐसे कार्य को या ऐसे परहेज को आप कहते हैं कंसिडरेशन। ये किया था। और इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जब वो इसकी बात कर रहा है तो यहाँ पे वो पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, यहाँ पर वो वर्तमान की बात कर रहा है और यहाँ पर वो भविष्यकाल की बात कर रहा है। ये तीन बातें मैंने आपसे कही थी। और मैंने आपको कहा था कि जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है। आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। क्या तत्व या विशेषताएं हैं कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन क्या है? बदले में कुछ, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन की विशेषताएं क्या हैं? पहली बात ये कि प्रोमिसर की डिजायर के हिसाब से होना चाहिए। प्रोमिसर की डिजायर होनी चाहिए, उसमें इच्छा के मुताबिक। अगर वादा करने वाले की इच्छा नहीं है ना उसमें, तो ऐसा कार्य करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। तो जो अगर प्रोमिसरी कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उसके पीछे प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए। बिना प्रोमिसर की इच्छा के अगर प्रोमिसरी कोई कार्य कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, ए ने बी को अपनी कार सेल करी। कार थी 1 लाख रुपए की और उसने सेल करी, सोल्ड फॉर
50,000, और ऐसा ए ने अपनी इच्छा से किया। ए ने 1 लाख की कार 50,000 में सेल करी बी को अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के मुताबिक। तो इच्छा से किया गया हर कार्य जो है उसको वैलिड माना जाता है। सो यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो वैलिड है। तो सबसे पहले तो प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक कार्य होना चाहिए। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। दूसरा, कंसीडरेशन may move from promisee or any other person। जरूरी नहीं कि जो कंसीडरेशन है वो सामने वाला व्यक्ति ही पे करे, आपको कंसीडरेशन किसी और से भी आ सकती है। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है चेन्नैया वर्सेस रमैया। चेन्नैया वर्सेस रमैया, इस केस में क्या है, ये है डॉटर और ये है मदर। मदर मरने से पहले अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर गई। ठीक है जी। और जो डॉटर है वो अपनी माँ की बहन को, माँ की बहन को क्या कहते हैं भाई, मौसी, अपनी मौसी से वादा करती है कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दिया करूंगी, अमाउंट ऑफ मनी दिया करूंगी। तो वादा करने वाला कौन, बेटी। जो वादा करता है वो प्रोमिसर है और जिससे वादा किया जाता है वो प्रोमिसी है। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ये जो डॉटर है इसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगी कि भाई मौसी से बदले में मुझे कुछ मिल तो रहा नहीं। वो कहती है डॉटर कि मैं इसको हर महीने पैसे देती हूँ लेकिन मदर से मुझे बदले में कुछ, मदर की जो सिस्टर है मौसी से मुझे बदले में कुछ मिलता तो है नहीं, तो मैं इसको पैसे देने बंद कर दूंगी। तो डॉटर ने मौसी को पैसे देने बंद कर दिए। ये जो मौसी है ये कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जाके इसने डॉटर के ऊपर मुकदमा कर दिया कि भाई ये मुझे पैसे देने से इनकार कर रही है। तो डॉटर कहती है कि ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हो रखा है, किसके बीच में, डॉटर और मौसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है हम दोनों के बीच में, ये तो वैलिड ही नहीं है। डॉटर ये कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाता है जब मौसी से भी मुझे कुछ मिल रहा होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता। क्योंकि मुझे मौसी से कुछ नहीं मिल रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं है और मौसी मुझे स्यू नहीं कर सकती और मौसी मुझसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकती, वो ऐसा कहती है। लेकिन यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, तो मौसी के बिहाफ पे कंसीडरेशन कौन पे कर रहा है, मौसी की बहन, डॉटर की जो मदर है वो पे कर रही है कंसीडरेशन। तो यहाँ पर कंसीडरेशन जा रही है लेकिन मौसी डायरेक्टली नहीं पे कर रही, मौसी इनडायरेक्टली मदर के थ्रू कंसीडरेशन पे कर चुकी है। दिस इज द सेकेंड केस, दैट इज जो कंसीडरेशन है वो जरूरी नहीं कि प्रोमिसी की तरफ से ही जाए। जो कंसीडरेशन है वो प्रोमिसी के अलावा कोई और पर्सन भी पे कर सकता है। कम ऑन इन द चैट बॉक्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट में, इस केस में तो बोलिए जल्दी से। तो इस पॉइंट का क्रक्स क्या है कि जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
जरूरी नहीं कि कंसीडरेशन प्रोमिसी ही पे करे, कंसीडरेशन प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और भी पे कर सकता है, और अगर कंसीडरेशन कोई और पे करे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। सो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। ये है आपका दूसरा एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है? कंसीडरेशन may be a promise to do or abstain from doing। कुछ करने या कुछ ना करने के लिए जो कंसीडरेशन है वो किस लिए हो सकती है? किसी कार्य को करने के लिए, करने या कार्य से परहेज करने के लिए हो सकती है। ठीक है जी। कोई कार्य करना, तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए आपके। एक तो हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्ट, एक हो गया नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट क्या है? कुछ करना। और नेगेटिव एक्ट क्या है? किसी कार्य से परहेज करना। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी को कुछ ना करने के लिए वादा कर रहे हैं, दोनों ही कंसीडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ करने का एग्जाम्पल, ए ने बी को घर बेचा 10 लाख का। हाँ जी, ए ने बी को घर दे दिया और बी ने ए को 1 लाख रुपए दे दिए। कोई कार्य करने के लिए वादा किया है और वो कार्य क्या है? घर बेचने का। घर बेचने का कार्य। यहाँ पर प्रॉमिस किस चीज का हो रहा है? घर बेचने का प्रॉमिस हो रहा है। सो यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव कंसीडरेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल, ए बी से कहता है कि तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लो और बदले में मुझे वादा करो, प्रॉमिस करो कि मुकदमा नहीं करोगे। वादा करो कि मुकदमा नहीं करोगे, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो और मेरे ऊपर केस मत करना। ये क्या है? ये आप बी को कुछ ना करने के लिए पैसे दे रहे हैं और बी आपसे प्रॉमिस कर रहा है किस चीज के लिए? आपके ऊपर मुकदमा ना करने का वादा कर रहा है। ये किसी चीज से परहेज करने का वादा कर रहा है। सो अगर आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं या किसी के लिए कोई कार्य ना करने के लिए वादा करते हैं तो दोनों ही चीजें कंसीडरेशन में आती हैं। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज टू डू, कुछ करने के लिए। और ये क्या है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करना। कुछ ना करना भी क्या होता है? कंसीडरेशन होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका, देखिए ये सारे एलिमेंट्स कहां से निकल रहे हैं? डेफिनेशन में से, कंसीडरेशन की डेफिनेशन में से निकल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? कंसीडरेशन may be past, present, future।
कंसीडरेशन भूतकाल में भी दी जा सकती है, वर्तमान में भी दी जा सकती है और भविष्य काल में भी दी जा सकती है। पास्ट कंसीडरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। पास्ट कंसीडरेशन एग्जाम्पल देखिए यहां पर। आपने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी थी 1/11/2020 को। आपने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी थी, आपने मेरे लिए कुछ काम किया था, सर्विस प्रोवाइड करी थी, और उसका इनाम मैं आपको दे रही हूँ 20/11/2020 में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया टू गिव रिवॉर्ड, आपको मैंने इनाम देने का वादा किया। इस प्रॉमिस के बदले में आप मुझे कंसीडरेशन कब प्रोवाइड कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं। दिस इज द केस ऑफ पास्ट कंसीडरेशन। यहां पर आप इनाम मुझे आज दे रहे हैं, लेकिन इस इनाम के लिए जो कंसीडरेशन है वो पहले आ चुकी है। दिस इज द केस ऑफ पास्ट कंसीडरेशन। सो जहां पर आज के प्रॉमिस की कंसीडरेशन पहले कभी आ चुकी है आपके पास, उसे आप पास्ट कंसीडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट कंसीडरेशन क्या है? प्रेजेंट कंसीडरेशन एग्जाम्पल, इसमें आप एक और केस ले लीजिए। चलिए पास्ट कंसीडरेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखिए। आपके सितंबर एग्जाम्स में गुड मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। इसके बदले में नवंबर 2020 में मैंने आपसे कहा कि मैं आपके अच्छे मार्क्स को देखकर खुश हुई, तो जाओ मैं आपको इनाम देती हूँ। इस इनाम के बदले में मेरे पास कंसीडरेशन कब आ चुकी है? पहले आ चुकी है, भूतकाल में आ चुकी है। दिस इज द केस ऑफ पास्ट कंसीडरेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जिस वादे के बदले में कंसीडरेशन पहले ही आ चुकी होती है कभी, उसे आप पास्ट कंसीडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट कंसीडरेशन में क्या है? आज आप बी को गुड्स दे रहे हैं और आज ही के आज आपको उन गुड्स के बदले में 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट, आज के वादे के बदले में आज ही कंसीडरेशन मिल रही है। दिस इज नोन एज प्रेजेंट कंसीडरेशन। दोनों चीजें वर्तमान में हो रही हैं। दिस इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ने बी को बी की गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया, हैंड्स इन हैंड्स। दिस इज बी's गर्लफ्रेंड। ए वादा करता है बी से कि मैं तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगा, मैं राज किसी को नहीं बताऊंगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। बी ए को 10,000 रुपए दे देता है और ए उस राज को राज ही रखता है। दिस इज
एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने का वादा, राज ना बताने का वादा, परहेज करने का वादा। और क्योंकि ये साथ साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक हाथ से पैसे दे एक हाथ से ले, साथ साथ हो रहा है, सो दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट कंसीडरेशन। फिर आपका आता है फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें अपनी फसल, चावल की फसल दूंगा, राइस, 100 क्विंटल राइस मैं तुम्हें दे दूंगा, किस दिन? मान लीजिए आने वाले टाइम में, मान लीजिए आफ्टर 20 डेज, और तुम भी मुझे ₹800 पर क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर देना। कब? उसी टाइम, आफ्टर 20 डेज। सो यहाँ पर क्योंकि जो चीज है वो अभी होनी बाकी है, वादे पूरे करने बाकी हैं, कंसीडरेशन फ्लो होनी बाकी है, दिस इज द केस ऑफ फ्यूचर कंसीडरेशन। फिफ्थ एलिमेंट आपका यहाँ पर आता है कि जो कंसीडरेशन है मस्ट बी लीगल, एक तो कानूनी होनी चाहिए, रियल वास्तविक होनी चाहिए, एंड सर्टेन निश्चित होनी चाहिए। लीगल, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। लीगल, कंसीडरेशन कानूनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ये तो आप कई बार कर चुके हैं, कंसीडरेशन कानूनी होनी चाहिए। ए बी को 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता है, अगर बदले में बी जो है वो सी को पीट दे। अगर बी सी को पीट दे तो ए बी को 10,000 रुपए देगा। हाँ जी, और जो बी है वो सी को पीट देता है। बताइए क्या यहाँ पे कंसीडरेशन कानूनी है? इन द चैट बॉक्स प्लीज क्विकली, क्या यहाँ पे कंसीडरेशन कानूनी है? सिमरनजीत नो, नेहा नो, सिमरन नो, मनु नो, वेरी गुड। यहाँ पे कंसीडरेशन इज नॉट लीगल, और जहां पे कंसीडरेशन लीगल नहीं होती वहां पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो कंसीडरेशन सबसे पहले तो लीगल होनी चाहिए। दूसरा, कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए, वास्तविक, वास्तविक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई को 1,00,000 रुपए देता है और कहता है, और वाई क्या बदले में कहता है कि मैं तुम्हारे पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, क्या कहीं पे भी ये सबूत है कि प्रार्थना करने से उम्र लंबी होती है? क्या यहाँ पर कंसीडरेशन रियल है? 1,00,000 रुपए के बदले में जो एक्स को कंसीडरेशन मिल रही है वो क्या है? पति की लंबी उम्र। यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो वास्तविक नहीं है, कंसीडरेशन रियल नहीं है, और क्योंकि कंसीडरेशन रियल नहीं है तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड। तीसरा, कंसीडरेशन सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित।
निश्चित होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ए बी को कार सेल करने का वादा करता है, और बदले में कहता है बी से कि जो तुम्हारा मन करे वो दे देना। अमाउंट जो है वो नहीं पता, जो तुम्हारा मन करे दे देना। यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो अनिश्चित है। बी से बदले में क्या मिलेगा नहीं पता, अनिश्चित है। क्योंकि यहाँ पे जो कंसीडरेशन है वो अनिश्चित है, सो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जो कंसीडरेशन है तो कानूनी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, साथ ही साथ कंसीडरेशन निश्चित भी होनी चाहिए। एंड लास्ट इज consideration need not be adequate. कंसीडरेशन का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। भाई कंसीडरेशन होनी चाहिए, चाहे 1 रुपया दो बदले में, कंसीडरेशन होनी चाहिए। पर्याप्त है कि नहीं जरूरी नहीं। ए बी को कार देता है, कार की वैल्यू है 1 लाख रुपए, और ए उसको सेल करता है कितने में, 10,000 रुपए में। ए उसको सेल कर देता है 10,000 रुपए में। क्या यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह देंगे? नहीं जी, ए अपनी मर्जी से 10,000 रुपए ले रहा है, चाहे अपनी इस कार को 1 रुपए में भी क्यों ना सेल करता। कंसीडरेशन फ्लो होनी चाहिए, कंसीडरेशन बी से ए के पास आनी चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना आए। आप ये नहीं देखेंगे कि कंसीडरेशन पर्याप्त है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, ये नहीं देखना, कुछ ना कुछ फ्लो होना चाहिए, ये जरूरी है। कितना फ्लो हो रहा है ये जरूरी नहीं है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन। सबसे पहले तो कंसीडरेशन क्या है? जब प्रोमिसर की डिजायर पे जो सामने वाला पर्सन है वो कोई कार्य कर चुका हो या करने का वादा करे या करने का वादा करे, तो ऐसे कार्य को या ऐसे परहेज को कहते हैं कंसीडरेशन। एलिमेंट्स क्या है कंसीडरेशन के? सबसे पहले तो प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए जो हो। दूसरा, कंसीडरेशन जरूरी नहीं कि प्रोमिसी की तरफ से ही मूव करे, कंसीडरेशन किसी और इंसान से भी मूव कर सकती है। तीसरा, कंसीडरेशन पॉजिटिव एक्ट के लिए भी है और नेगेटिव एक्ट के लिए भी है। पॉजिटिव एक्ट को आप कुछ करने की कैटेगरी में लेकर जाएंगे और नेगेटिव एक्ट को आप परहेज करने की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। तो अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ करने से परहेज कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें कंसीडरेशन में आती हैं। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। कंसीडरेशन कानूनी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, और कंसीडरेशन का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ कंसीडरेशन आनी चाहिए, कितनी आ रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे एक ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कि बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको बदले में कंसीडरेशन नहीं मिल रही तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, लेकिन कल हम ऐसे केसेस करेंगे जहां पे कंसीडरेशन नहीं मिल रही, उसके बाद भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है जी। सो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the tomorrow session.